मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एज ए साउंड्स बाय इट्स नेम, इससे हमें समझ में ये आता है कि ये फंड डिफरेंट एसेट्स में अपने फंड को एलोकेट करता है और किसी भी फंड को इस कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि वो जिस जिस एसेट में अपने फंड को एलोकेट करते हैं, किसी भी फंड में जो एसेट एलोकेशन है वो 10% से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कम से कम 10% हर एसेट में इनका एलोकेशन होना चाहिए जिस जिस एसेट में ये अपने फंड को एलोकेट कर रहे हैं। आज के दिन में बाजार में 11 से 12 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हैं और इनका कैटेगरी इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट एसेट्स में, इक्विटी में है 65%, डेट में है 14% के आसपास और बाकी एसेट्स में ये 21% के आसपास है। आज हम चर्चा करेंगे। एडलवेसिस एएमसी ने एक एनएफओ लॉन्च किया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के नाम से, उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस के दौरान हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई नया फीचर है और उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि क्या हमें इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इससे हमें दूर रहना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। एडलवेसिस का ये एनएफओ शुरू हो चुका है 5 जून और चलेगा ये 19 जून 2023 तक और इसकी कैटेगरी है हाइब्रिड की। हाइब्रिड में है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन में फंड में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि मिनिमम 10% इच डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यदि आप 3 या 4 एसेट क्लास में अपने फंड को एलोकेट कर रहे हैं तो प्रत्येक एसेट क्लास में कम से कम इन्वेस्टमेंट 10% होना ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे हाइब्रिड फंड के इस कैटेगरी में। और ये एक ओपन एंडेड फंड है, आप जानते हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और इस पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इन्होंने जो अपना बेंचमार्क को चॉइस किया है, ये चॉइस किया है फॉर इक्विटी के लिए निफ्टी 500 TRI 40% वेटेज में और जो डेट फंड में जो गवर्नमेंट डेट फंड में जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए इन्होंने बेंचमार्क को माना है निफ्टी 5 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 50% वेटेज के साथ। और जो गोल्ड और सिल्वर प्राइस के आर्बिट्रेज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने 5% गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को बेंचमार्क माना है। सो इनके इस फंड में चूंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है इसलिए इनका बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क इनका 3 बेंचमार्क है। फॉर इक्विटी arbitrage is Nifty 500 TRI, for fixed income security it is Nifty 5 years government security index, or for commodity arbitrage it is domestic gold and silver price index। और इसके जो फंड मैनेजर जो हैं भवेश जैन और भारत लाहौटी इक्विटी के लिए हैं, धावल दलाल डेट के लिए, आशीष सूद कमोडिटीज के लिए और अमित बोरा ओवरसीज इन्वेस्टिंग के लिए हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इस फंड में है वो ये है कि दिस फंड क्वालिफाई फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 20%। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल बजट 2023 में जब कैपिटल गेन पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए तो बहुत सारे कंफ्यूजन हुए लोगों में और लोगों की आम राय बन गई कि अब डेट फंड में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये फंड इसमें क्वालिफाई करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन इंडेक्सेशन बेसिस। और इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि आप चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी के लिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, क्या इन्होंने सोचा हुआ है। इनका टिपिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है, इन्होंने माना है कि 35 to 40% ये अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी आर्बिट्रेज में करेंगे
45 to 55% ये अपना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, और कमोडिटीज आर्बिट्रेज में गोल्ड और सिल्वर के आर्बिट्रेज में ये 10 to 15% के आसपास ये अपने फंड एलोकेशंस को मेंटेन रखेंगे। और इसमें एक और कंफर्मेशन दिया है उन्होंने कि किसी भी टाइम ये दोनों जो आर्बिट्रेज है, इक्विटी आर्बिट्रेज और कम्युनिटी आर्बिट्रेज, ये ओपन एक्सपोजर कभी नहीं होगा। इसका मतलब ऑल द एक्सपोजर्स आर हेज्ड। मतलब ओपन एक्सपोजर, जैसे इक्विटी में ओपन एक्सपोजर होता है कि आज 10 रुपए का रेट है, कल हो सकता है 15 हो जाए या कल 5 हो जाए, लेकिन आर्बिट्रेज में साइमल्टेनियसली एक सेल और एक परचेज होता है। तो ये बोला हमेशा ये जो है ये हेज होगा, मतलब एक जगह सेल होगा तो साइमल्टेनियसली कहीं परचेज हुआ होगा, तभी ये चलेंगे। इसका मतलब कि इसमें ओपन एक्सपोजर कभी नहीं होगा, ये कंफर्मेशन दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 35 to 40%, 45 to 55%, 10 to 15% का जो टिपिकल एलोकेशन स्ट्रेटजी है, ये तो टिपिकल है, लेकिन एट द टाइम ऑफ नीड, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, फंड मैनेजर जो है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसेट्स में, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में किस रेंज तक जा सकते हैं, उनका जो लिमिट है, जो एलोकेशन लिमिट है, इक्विटी आर्बिट्रेज में 10% से 80% तक ये वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसी हिसाब से फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में भी 10 से 80% कर सकते हैं, और गोल्ड सिल्वर में 10 to 30% अपना एलोकेशन को चेंज कर, इनका जो रेंज है चेंज करने का 10 to 30% है। हालांकि फाइनली जो स्ट्रेटजी है इनका, इक्विटी आर्बिट्रेज में 35 to 40% मेंटेन रखेंगे, फिक्स इनकम में 45 to 55%, एंड कमोडिटी आर्बिट्रेज में इट इज 10 to 15%। यहां तक तो बात समझ में आती है, समान इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब थोड़ी यदि आगे और चर्चा करें तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर आर्बिट्रेज की, इसमें क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है, पहले इसके बारे में बात कर लें। तो हम देखते हैं कि फंड ने जो गोल्ड और सिल्वर आर्बिट्रेज को इंट्रोड्यूस किया है, इसमें ये बेसिकली रिटर्न बूस्टर के रूप में किया है। इट इज ओनली बिकॉज इक्विटी आर्बिट्रेज का रिटर्न भी कम होते हैं, और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का भी रिटर्न करीब 6-7% के आसपास होता है। तो जस्ट टू बूस्ट द फंड रिटर्न, इन्होंने, लगता है कि गोल्ड और सिल्वर आर्बिट्रेज केवल रिटर्न बूस्टर्स के नाम पे इन्होंने इनको इंक्लूड किया है। और इसमें सबसे बड़ा है कि जैसे ही आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर बढ़ाएंगे, एडिशनल रिस्क और वोलेटिलिटी आपकी पूरे फंड की बढ़ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही कमोडिटीज आर्बिट्रेज में अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, इसमें एडिशनल रिस्क ऐड हो जाएंगे और वोलेटिलिटी का रिस्क भी आ जाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और हमने ये भी जैसे कहा आपको कि गोल्ड और सिल्वर के आर्बिट्रेज में 30% तक बढ़ाने का इन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है। इसका मतलब नॉर्मल कोर्स में 10% यदि इसका एसेट एलोकेशन होता है, उसमें भी एडिशनल रिस्क है आपका। लेकिन यदि आप 30% तक बढ़ा सकते हैं, और फंड मैनेजर ने 30% तक एलोकेशन बढ़ा दिया गोल्ड एंड सिल्वर आर्बिट्रेज का, इसका मतलब एडिशनल रिस्क के ऊपर मोर एडिशनल रिस्क और बढ़ जाएंगे, और वोलेटिलिटी उससे भी अधिक हो जाएगी। तो ये ध्यान दें कि जैसे जैसे एलोकेशन बढ़ाएंगे गोल्ड एंड सिल्वर आर्बिट्रेज का, ये रिटर्न बूस्टर है, रिटर्न तो बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ साथ रिस्क भी काफी बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो एक जो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं वो ये है। दूसरा है, इन्होंने जो चॉइस किया है इक्विटी आर्बिट्रेज के लिए, बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI को 40% वेटेज देके इन्होंने चूज किया है, बेंचमार्क को सेलेक्ट किया है। लेकिन हमें एक बात नहीं समझ में आई कि यदि इन्होंने ये कंफर्म किया है कि किसी भी टाइम एक्सपोजर, ओपन एक्सपोजर नहीं रहेगा, इसका मतलब जो भी इक्विटी आर्बिट्रेज होंगे, एक जगह सेल होगा तो दूसरी जगह परचेज हुआ ही होगा। यदि ये ऐसा है तो उनका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI रखने का क्या मतलब? मेरे विचार से ये होना चाहिए था कि इक्विटी आर्बिट्रेज में आर्बिट्रेज इंडेक्स को यदि बेंचमार्क रहते तो बेहतर होता। ये भी एक कारण, हालांकि इट्स माई परसेप्शन, लेकिन फंड मैनेजर हैं वो, उनकी जानकारी हमसे अधिक है। किसी न किसी कोई और भी कारण होगा जिसके कारण इन्होंने ये बेंचमार्क को चूज किया है। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट्स की, दैट इज रिटर्न, जो कि हमारा बेस पॉइंट होता है, जो हम समझते हैं। बिकॉज ये सारी बातें एनालिसिस की थी, लेकिन कॉमन इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न पे फोकस अधिक करता है। और रिटर्न के बारे में हम ये देखते हैं कि पिछले एक साल में
आर्बिट्रेज का रिटर्न 6 to 7% था और फिक्स इनकम यील्ड इट इज अराउंड 7%। अब देखें, ये नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता है, लेकिन यदि मार्केट यदि वोलाटाइल हो, मार्केट यदि वोलाटाइल ना हो, तो इसका नॉर्मल रिटर्न आर्बिट्रेज फंड का 4 से 5% होता है। और आज के दिन में हम ये समझते हैं कि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस रेपो रेट या जो बेंचमार्क रेट है वो करीब करीब पिक लेवल पे है, आगे या तो यही मेंटेन होगा या नीचे होने की चांस है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिक्स इनकम सिक्योरिटी का रिटर्न जो है ये मोर देन 7% आने की उम्मीद है। और यदि मार्केट वोलाटाइल रहा तो इसका भी रिटर्न 6 से 7% के आसपास आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिटर्न के मामले में पिछले एक साल का आर्बिट्रेज का रिटर्न 6 से 7% था, फिक्स इनकम सिक्योरिटी 7% के आसपास ये भी था। नॉर्मल कोर्स में जो कैटेगरी का रिटर्न है आर्बिट्रेज का वो 4 से 5% है। यदि हम माने कि आगे मार्केट वोलाटाइल रहेगा तो आर्बिट्रेज का रिटर्न 6 से 7% के आसपास हो सकता है। और आज हम मान रहे हैं कि मार्केट का जो बेंचमार्क रेट है वो पिक लेवल पे है, आगे या तो ये मेंटेन होगा या नीचे आएगा, जिससे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का यील्ड बढ़ेगा एंड इट मे बी मोर देन 7%। ये दोनों बातें होती हैं तो ये इस फंड के लिए बेहतर है। लेकिन फंड मैनेजर ने, एएमसी ने ये माना है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न 6 से 7% के आसपास उन्होंने अपना रखा। उन्होंने माना है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न इसमें 6 से 7% होंगे। अब बारी कंक्लूड करने की। सबसे पहले हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर का जो आर्बिट्रेज है ये अधिक वोलाटाइल है, हालांकि रिटर्न तो अधिक है, लेकिन चूंकि वोलाटाइल है तो रिस्क भी अधिक है। और यदि किसी भी समय फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या इक्विटी आर्बिट्रेज में रिटर्न कम हो रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए यदि गोल्ड एंड सिल्वर के आर्बिट्रेज में अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं अप टू 30%, जैसा कि इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में है, यदि ऐसा होता है तो इसमें रिस्क काफी बढ़ने की संभावना है। ये ध्यान देने की बातें हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स आती हैं। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट आज के दिन में हम मान के चलते हैं कि पिक पर है, आगे या तो इसी लेवल पे मेंटेन होंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। और यदि कम होता है इसका मतलब इनका फिक्स्ड इनकम यील्ड जो है ये बढ़ेगा, हो सकता है ये 7% से अधिक हो जाए। ये एक पॉजिटिव चीज है। तीसरी चीज, बेंचमार्क। इन्होंने इक्विटी आर्बिट्रेज के लिए बेंचमार्क को सेलेक्ट किया है निफ्टी 500 टीआरआई, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इनको उन्होंने क्यों रखा हुआ है, जबकि मेरे विचार से वो आर्बिट्रेज का इंडेक्स फंड रखना चाहिए था। लेकिन इससे ये तकलीफ होगी कि इसको कंपेयर प्रॉपरली एएमसी नहीं कर पाएगी। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने पोस्ट टैक्स रिटर्न को 6 से 7% के बीच में माना है कि इतना रिटर्न आएगा, दैट वुड बी द पोस्ट टैक्स रिटर्न। और पोस्ट टैक्स रिटर्न 6 से 7% पाने के लिए टैक्सेशन का बेनिफिट बहुत जरूरी है। और टैक्सेशन का बेनिफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% इंडेक्सेशन बेसिस पे बेनिफिट। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम इस फंड को 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप वो टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और पोस्ट टैक्स रिटर्न 6 से 7% के आसपास हो सकता है। यदि आपने 3 साल के पहले इसको रिडीम कर लिया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सुविधा इंडेक्सेशन बेसिस पे नहीं मिलेगी और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके इनकम स्लैब के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, जिसके कारण ये पोस्ट टैक्स रिटर्न हो सकता है अधिक हो या कम हो। यदि आप 10% या 10% या 15% के आसपास के स्लैब में आते हैं तो शायद आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न बढ़ जाए। लेकिन यदि आप 20% या उससे अधिक के टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये पोस्ट टैक्स रिटर्न 6 से 7% से कम होकर हो सकता है 5 से 6% पोस्ट टैक्स रिटर्न हो जाए। एक अंतिम बात जो मैं बार बार एनएफओ के बारे में कहा करता हूं कि जनाब, एनएफओ में यूनिट्स मिलती हैं 10 रुपए की। इन्वेस्टर समझता है कि यह सस्ता है। जनाब, गधे की तुलना घोड़े से नहीं की जा सकती। आज के दिन में कॉपर का रेट 719 रुपए पर केजी के आसपास है और गोल्ड का रेट
43,000 पर केजी के आसपास है। 719 रुपए पर केजी और 59,43,000 पर केजी। जनाब, कॉपर सस्ता है, सोना महंगा है। निर्णय आपको लेना है कि आप कॉपर खरीदेंगे या सोना।